नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक राउंडअप 2019 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सेन। चलिए अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। साल 2019 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी बुरा रहा। 2019 में भारत के वित्त मंत्री की कुर्सी पर लगातार 3 लोग कब्जित रहे। दिवंगत अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के बाद फरवरी में पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया, तो लोकसभा चुनाव के बाद निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री का पदभार संभाला। सरकार लगातार अर्थव्यवस्था के ढांचे को मजबूती देने का विजन बताती रही, लेकिन असल में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो गई। और तो और जीडीपी, टैक्स और विश्व की सर्वोच्च इकोनॉमी के शिखर से भी भारत लुढ़क कर नीचे आ गया। साल 2019 में आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को झटके पर झटके झेलने पड़े। हालांकि 2016 में नोटबंदी के बाद से लुढ़की अर्थव्यवस्था ने संभलने का नाम नहीं लिया। इस बीच सरकार एजेंसियों के विश्लेषण और व्यापारिक संगठनों की जद्दोजहद को झुठलाती रही। साल 2019 आते आते अर्थव्यवस्था के हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। ऐसे में सरकार की आर्थिक नीतियां भी कुछ खास नहीं कर सकी। इस साल सबसे बड़ा झटका जीडीपी ग्रोथ है। दरअसल चालू वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का आंकड़ा 4.5% पहुंच गया। ये करीब 6 साल में किसी एक तिमाही की सबसे बड़ी गिरावट रही। वहीं कोर सेक्टर भी 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस साल ऑटो, टेक्सटाइल, एफएमसीजी समेत कई बड़े सेक्टर में सुस्ती का दौर चला, तो वहीं बेरोजगारी के मोर्चे पर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। इसी तरह सरकार की ओर से अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का जिक्र किया गया। वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8%, दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 6.6%, चौथी तिमाही में 5.8%। वित्त वर्ष 2020 की ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो पहली तिमाही 5%, दूसरी तिमाही 4.5% नजर डालते हैं साल 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुल 19 खास बातों पर। लोकसभा चुनाव की वजह से इस साल 2 बार बजट पेश किया गया। साल 2019 खत्म होने को है। ये साल राजनीतिक से लेकर अन्य दूसरे क्षेत्रों में ऐतिहासिक रहा, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से बुरा रहा। लोकसभा चुनाव की वजह से इस साल 2 बार बजट पेश किया गया। वहीं अलग अलग समय में वित्त मंत्री के तौर पर 3 लोग सक्रिय रहे। साल के पहले महीने में वित्त मंत्री के तौर पर दिवंगत अरुण जेटली सक्रिय थे, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया। वहीं लोकसभा चुनाव के बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पदभार संभाला। ऑटो, टेक्सटाइल, एफएमसीजी समेत कई बड़े सेक्टर में रही सुस्ती। साल 2019 में ऑटो, टेक्सटाइल और एफएमसीजी सेक्टर के सेल्स और प्रोडक्शन में लगातार गिरावट रही। वहीं जीडीपी समेत अन्य आर्थिक आंकड़ों की वजह से भी निराशा का माहौल बन रहा है। इस बीच मोदी सरकार एक्शन मोड में आई और टास्क फोर्स समिति का गठन किया, जिसने 5 साल में $1.4 ट्रिलियन का निवेश बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने का दावा किया। 31 अक्टूबर तो ये रोड मैप समिति ने वित्त मंत्रालय को सौंपा, लेकिन 2019-20 में निवेश का जो लक्ष्य था उसकी शुरुआत भर भी नहीं हो पाई। मंदी से जूझ रहे व्यापारियों के लिए दिवाली से पहले राहत की बौछारें। अक्टूबर 2019 से पहले फेस्टिवल सीजन में मंदी से व्यापार जगत को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाओं का ऐलान किया। इनमें सबसे प्रमुख घोषणा थी सरकारी बैंकों को 17,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इसी के साथ सीएसआर के उल्लंघन को दंडनीय अपराध से भी मुक्त कर उद्यमियों को बड़ी राहत दी गई। इसके अलावा एफपीआई पर बढ़ाए गए सरचार्ज को भी सरकार ने वापस ले लिया। साल 2019 में देश की जीडीपी 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर दूसरी तिमाही में 4.5% पर आ गई। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 5% थी। पिछले वर्ष की सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7% थी। हालांकि विश्लेषकों ने सितंबर तिमाही में वृद्धि दर कम रहने का अनुमान जताया था,
लेकिन 4.5% की वृद्धि दर अनुमान के मुकाबले कम है। रॉयटर्स के पोल में अर्थशास्त्रियों ने इसके 4.7% रहने का अनुमान जताया था। कम हुआ रेटिंग एजेंसियों का भरोसा। इंडिया टुडे की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने साल की शुरुआत में रेटिंग एजेंसियों के अनुमानों की तुलना वर्तमान GDP आंकड़ों से की तो पाया कि एक साल से भी कम समय में रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP विकास दर का अनुमान 1.5% तक घटा दिया है। DIU ने कुल 8 रेटिंग एजेंसियों वित्तीय संस्थानों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी CRISIL, मूडीज और केयर रेटिंग शामिल हैं। साल की शुरुआत में लगभग इन सभी वित्तीय संस्थानों ने उम्मीद जताई थी कि भारत की GDP की विकास दर इस साल 2018 से बेहतर रहेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। GST कलेक्शन लक्ष्य से दूर। GST कलेक्शन के मोर्चे पर भी इस साल सुस्त रहा। इस साल के पहले महीने यानी जनवरी में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष के अप्रैल, मई, जुलाई और नवंबर में GST कलेक्शन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया। लेकिन इसके बावजूद ये सरकार के लक्ष्य से करीब 40% कम है। बीते दिनों शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन को इसकी जानकारी दी थी। टैक्स कलेक्शन पर भी फेल। चालू वित्तीय वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लक्ष्य के 50% से भी कम हुआ। बीते नवंबर महीने में CBDT की ओर से बताया गया कि सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अब तक 6 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में करीब 13 लाख करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सरकार को लक्ष्य हासिल करने के लिए 4 महीने में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने होंगे। राजकोषीय घाटे पर भी झटका। जी हाँ, राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर भी सरकार को झटका लगा है। पहले 7 महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच ही राजकोषीय घाटा मौजूदा वित्त वर्ष के लक्ष्य से ज्यादा हो गया है। शुरुआती 7 महीनों में राजकोषीय घाटा 100.32 अरब डॉलर रहा, जो बजट में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रखे गए लक्ष्य का 102.4% है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में सरकार को 6.83 अरब रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि खर्च 16.55 अरब रुपए रहा। इकोनॉमी पर कम हुआ भरोसा। हाल ही में RBI ने एक सर्वे रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया कि नवंबर में देश का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स यानी CCI 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सबसे निचला स्तर है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में गिरावट का मतलब ये हुआ कि देश की इकोनॉमी को लेकर लोगों का भरोसा कम हुआ है और ग्राहक खरीदारी नहीं कर रहे। शेयर बाजार ने देखा 17 साल का सबसे बुरा महीना। इस साल शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स ने 41,000 अंक को पार किया, तो वहीं निफ्टी 12,000 के नए रिकॉर्ड स्तर को छू गया। इसके बावजूद बीते जुलाई महीने में भारतीय शेयर बाजार में 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2019 में निफ्टी 5.68% लुढ़का है, जबकि सेंसेक्स में 4.86% की गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार की ऐसी बुरी हालत साल 2002 में देखने को मिली थी, जब जुलाई के महीने में निफ्टी करीब 9.3% और सेंसेक्स करीब 8% तक टूट गया था। वहीं इस दौरान विदेशी निवेशकों का भी भारतीय बाजार पर भरोसा घटा है। रेलवे का बुरा दौर। हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय रेलवे की कमाई बीते 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो यानी परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2018 में 98.44% पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वित्त वर्ष 2017-18 में रेलवे ने 100 रुपए की कमाई के लिए 98 रुपए 44 पैसे खर्च कर दिए।
यानी इस दौरान रेलवे को सिर्फ 1 रुपए 56 पैसे का मुनाफा हुआ। महंगाई ने कमर तोड़ी। इस साल महंगाई ने भी आम लोगों की कमर तोड़ दी। प्याज, टमाटर समेत अन्य सब्जियां हो या फिर पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी, इनकी कीमतों में इजाफे ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। सोना 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया, तो वहीं चांदी 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी। प्याज 120 रुपए किलो तो टमाटर 100 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गया। इन हालातों में आरबीआई ने हाल ही में महंगाई दर का अनुमान भी बढ़ा दिया है। इसका मतलब होली तक लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए एंजल टैक्स के प्रावधान को वापस लिया। नए स्टार्टअप्स के साथ ही निवेशकों को बढ़ावा देने के लिहाज से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाली से पहले स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए किए गए एंजल टैक्स के प्रावधान को वापस ले लिया। इससे शुरुआती तौर पर बाजार से जुड़े स्टार्टअप संचालकों और एंटरप्रेन्योर्स को राहत मिली। एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप्स को करना पड़ा संघर्ष। साल 2019 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से बुरा रहा। दरअसल आर्थिक सुधार के नाम पर देश में की गई नोटबंदी इसका सबसे बड़ा कारण बनी। 2016 में हुई इस नोटबंदी का असर 2019 में देश के एमएसएमई सेक्टर पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। नए एंटरप्रेन्योर्स अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में या तो असफल रहे या उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने रोजगार को लेकर बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। रोजगार देने में मोदी सरकार फेल रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों से खुलासा हुआ कि भारत की बेरोजगारी दर 2019 में बढ़कर 7.2% पहुंच गई। ये सितंबर 2016 के बाद की उच्चतम दर है। फरवरी 2018 में बेरोजगारी दर 5.9% रही थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। राजकोषीय घाटे पर भी झटका। राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर भी सरकार को झटका लगा है। पहले 7 महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच ही राजकोषीय घाटा मौजूदा वित्त वर्ष के लक्ष्य से ज्यादा हो गया है। शुरुआती 7 महीनों में राजकोषीय घाटा 100.32 अरब डॉलर रहा, जो बजट में मौजूदा वित्त वर्ष के रखे लक्ष्य का 102.4% है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में सरकार को 6.83 अरब रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 16.55 अरब रुपए खर्च रहा। आरबीआई ने जारी किए फंसे कर्ज की वसूली के नए नियम, बैंकों को होगा फायदा। एक आरटीआई के आंकड़ों के मुताबिक शीर्ष 100 एनपीए कर्जदारों का एनपीए 4,46,158 करोड़ रुपए बताया गया, जो कि देश में कुल एनपीए 10,09,286 करोड़ रुपए का करीब 50% है। इस आंकड़े के बाद देश का वित्त मंत्रालय हरकत में आया और आरबीआई को नए नियम बनाने के निर्देश मिले। भारतीय रिजर्व बैंक के भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण भुगतान में चूक के मामलों को 30 दिन के अंदर चिन्हित कर उसकी वसूली समाधान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश मिले। अर्थव्यवस्था को एक और झटका। आरबीआई ने कहा एनपीए अभी और बढ़ेगा। सरकारी बैंकों के एनपीए में अभी और वृद्धि होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी कर इसकी जानकारी दी। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि रियल्टी क्षेत्र को दिए गए कर्ज के मामले में एनपीए का अनुपात जून 2018 के 5.74 की तुलना में जून 2019 में 7.3% हो गया है। सरकारी बैंकों के मामले में स्थिति और भी खराब है, क्योंकि ऐसे कर्ज के मामले में उनका एपीए 15% से बढ़कर 18.71% हो गया है। 2019 के फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.4% तक रखने का लक्ष्य तय किया था। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 2 महीनों में सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य के 52% तक पहुंच गया था। फरवरी के अंतिम बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में 7.03 लाख रुपए करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया था। चलिए, इकोनॉमिक राउंडअप 2019 में इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।